अब हम चर्चा करते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य का उदय लगभग 321 ईसा पूर्व में होता है। ये इसकी तिथि निर्धारित की गई है और इसके संस्थापक रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था। पहला एक विशाल साम्राज्य जिसमें एक पूरे साम्राज्य में एक तरह के केंद्रीय नियंत्रण था, या ये जो पूरा विशाल साम्राज्य था ये एक ही शक्ति को एक तरह से रिपोर्ट करता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने बहुत बड़ा एक आक्रमण करके और जो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का क्षेत्र है ये अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिण में कर्नाटक तक इनका साम्राज्य था। और साथ ही साथ अशोक ने जो कलिंग का प्रदेश था, कलिंग का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और उसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने युद्ध की नीति त्याग दी, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो कलिंग को उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। तो ये बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य पहली बार देखने को मिलता है। इस साम्राज्य के बारे में कैसे जाना जाए, कैसे इतिहास इसका रचा जाए, कैसे इसके इतिहास को हम लिख सकते हैं, इसके लिए बहुत विभिन्न प्रकार के स्रोत हमारे सामने आते हैं। पहले जो स्रोत आते हैं वो है पुरातात्विक स्रोत। उस समय के जो कला के अवशेष हैं, जो उस समय देखिए जैसे मतलब पाटलिपुत्र में ये माना जाता है कि एक कुम्भहार नामक स्थान से खुदाई में पूरा महल निकला है उस समय पाटलिपुत्र का। तो ये सारे जो पुरातात्विक स्रोत हैं, खुदाई में जो चीज़ें निकलती हैं उनसे जानकारी मिलती है। पहला पुरातात्विक स्रोत। दूसरी जो जानकारी मिलती है वो एक ग्रंथ जो चाणक्य करके मंत्री थे चंद्रगुप्त के, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में कुछ अंश ये माना जाता है कि वो मौर्यकालीन है। हालांकि ये माना जाता है कि ये ग्रंथ बाद में लिखा जाता रहा, इसमें कुछ कुछ चीजें जोड़ी जाती गई, तो वो इसमें लिखा गया। तो दूसरा अर्थशास्त्र। तीसरा एक यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त के राजदरबार में रहा करते थे, मेगास्थनीज, और उनकी पुस्तक है इंडिका। उसमें भी इस समय की जानकारी प्रशासनिक काफी मिल जाती है। और सांस्कृतिक सामाजिक काफी चीजों पर मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इसके अतिरिक्त बहुत से बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, पुराणों में भी इनके बारे में उल्लेख मिलता है। अशोक के बारे में तो बहुत ही अधिक बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया। अशोकावदान करके पूरा एक ग्रंथ सरीखा हमको मिल जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है अशोक के अभिलेख। याद कीजिए, आपसे मैंने जेम्स प्रिंसेप की बात करी थी जिन्होंने इन अभिलेखों को पढ़ा। अशोक ने शिलाओं पर और स्तंभों पर अपने कुछ लेख लिखवाए जिनमें वो अपनी प्रजा से बातचीत कर रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अपनी प्रजा से कह रहा है वो कह रहा है कि वो धम्म का अनुसरण करे। धम्म एक प्रकार की सामाजिक संहिता थी, एक नीति के विचार थे कि किस तरह का अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो वो कहता है कि ब्राह्मणों और श्रमणों, बल्कि वो पहले श्रमणों का नाम लेता है। श्रमण मतलब सन्यासी। श्रमणों और ब्राह्मणों का आदर कीजिए, सन्यासियों का आदर कीजिए, ब्राह्मणों का आदर कीजिए। वो कहता है अपने से बड़ों का आदर कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए। वो कह रहा है जो सेवक हैं आपके, जो भृत्य हैं, जो आप पर निर्भर हैं, जो आपके रिश्तेदार आप पर निर्भर हैं अगर, तो उनसे इज्जत से बात कीजिए। तो ये बहुत सामान्य सी बातें हैं, लेकिन इनको उसने कहा कि ये हमारे लिए आदर्श मूल्य होने चाहिए, और उसने उसको नाम दिया धम्म, जो कि धर्म का प्राकृत रूप है। तो ये धम्म बड़ा महत्वपूर्ण है। और अशोक के अभिलेख जो हैं वो मौर्य काल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी देते हैं। न केवल ये कि वो क्या कहते हैं, बल्कि ये भी कि वो किस जगह से मिले हैं। तो जिस स्थान से ये अभिलेख मिले हैं वो स्थान निश्चित रूप से मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो ये सारी जानकारी और बहुत सारी प्रशासनिक बातें भी उसने उसमें उल्लेखित की है। तो अभिलेख एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए, अन्य स्रोतों की अपेक्षा। दूसरी हम बात करेंगे कि इस विशाल साम्राज्य का, जब एक बड़ा राज्य से एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित हो गई है, जिस राजनीतिक इकाई की अब हम इतिहास में अगर अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें ये बड़ा प्रश्न उठता है मन में कि इतना बड़ा साम्राज्य था। देखिए आज हम इंटरनेट पे एक जगह बैठ करके मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। टेलीफोन्स भी नहीं थे, ट्रेन्स बसेस कुछ भी नहीं थी। तो आप किस तरह से इतने बड़े साम्राज्य को का प्रशासन चलाएंगे, इसको समझना एक बहुत रोचक बात भी है और महत्वपूर्ण बात भी है। उसके बिना तो राज्य व्यवस्था चल नहीं सकती।
तो पूरे राज्य को इन्होंने कुछ इकाइयों में बांटा हुआ था, कुछ प्रांतीय मुख्यालय बने हुए थे, उनके आसपास के प्रांत थे। तो पाटलिपुत्र तो महत्वपूर्ण था, ये तो मुख्य राजधानी थी ही, मगर इसके साथ साथ और जगह भी थी, जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में हमको मिलता है। तो ये जो क्षेत्र हैं, ये सब बहुत अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं। जो तक्षशिला का क्षेत्र है वो अफगानिस्तान के पहाड़ियों की तरफ पड़ता है। जो सुवर्णगिरी है वो दक्षिण में कर्नाटक की तरफ पड़ रहा है। तो इन सब पे एक ही तरह का प्रशासन हो ये संभव नहीं है। पहले ये माना जाता था इतिहासकारों द्वारा कि शायद एकदम केंद्रीकृत नौकरशाही रही होगी, लेकिन अब इस चीज को थोड़ा सा रिवाइज किया गया, कि संशोधित किया गया इस मत को, कि जो प्रांत थे और उनके आसपास का क्षेत्र था उस पे तो प्रशासनिक पकड़ मजबूत थी, मगर बाकी क्षेत्रों में थोड़ा सा लचीलापन था, और इन सब इकाइयों में क्षेत्रीय आधार पर कुछ प्रशासनिक परिवर्तन रहे होंगे। तो ये माना जाता है। मगर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो क्षेत्र बनाए गए हैं, प्रांतीय राजधानियां या मुख्यालय बनाए गए हैं, ये बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं। जैसे उज्जैनी और तक्षशिला हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। तो व्यापार पे कंट्रोल मतलब अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल, तो ये महत्वपूर्ण तरीके से बनाए गए। सुवर्णगिरी, जैसे सुवर्ण मतलब सोना और गिरी मतलब पहाड़, तो सोने की जो खदानें थी कर्नाटक में, उन पर भी नियंत्रण के लिए सुवर्णगिरी को भी एक केंद्र बनाया गया होगा। तो ये प्रशासनिक केंद्र जो हैं ये बहुत सोच समझ के बनाए गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब पर नियंत्रण रखने के लिए उस समय संप्रेषण बहुत आसान नहीं था। कोई भी एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करने में बहुत सारे दिन लग जाएंगे, तो उसको व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर सराय होंगी, रहने की व्यवस्था होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी, अगर कोई प्रशासनिक अमला यात्रा करना चाहता है तो वो व्यवस्थाएं करी जाती थी इस समय। और साथ ही जब ये व्यवस्थाएं करी जा रही हैं तो साथ ही सेना की व्यवस्था के लिए भी बहुत सारे प्रशासनिक आपको लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो मैगस्थनीज ऐसी बहुत सारी समितियों का उल्लेख करता है और उनकी उप समितियों का उल्लेख करता है जिनके द्वारा प्रशासन चलाया जाता था। जैसे वो सैन्य समिति का उल्लेख करता है जिसकी उप समितियां एक नौसेना देख रही है, एक हस्ती सेना देख रही है, एक पैदल सेना देख रही है, एक उप समिति यातायात देख रही है, एक समिति उनको खाने पीने के लिए व्यवस्था कर रही है, रसद की व्यवस्था कर रही है, तो एक समिति उनको किस तरह के सेवकों की जरूरत है इसकी भी व्यवस्था कर रही है। धम्म जो है वो भी, उसको भी अशोक ने अपने समय में प्रशासन का अंग बनाया। उसने एक विशेष अधिकारी नियुक्त करा जिसका नाम था, इस समय जो ऑफिसर्स थे, जो अफसर थे, वो महामात्र कहलाते थे। तो उसने एक अफसर नियुक्त करा, धर्म महामात्र, या इसको अगर प्राकृत में बोले तो बोलेंगे धम्म महामत्त। धम्म महामत्त का कार्य था कि वो ये देखे कि लोग धम्म का पालन कर रहे हैं। तो एक तरह से धम्म जो था, जो मैंने आपको बताया, उसमें बहुत साधारण बातें थी, आपको अच्छा व्यवहार करना है सिर्फ, उसके लिए वो लोगों को प्रेरित करते थे। मगर साथ ही साथ क्योंकि भारतवर्ष में विविधता थी, तो इतने बड़े साम्राज्य में उनको किसी एक चीज से बांधे रखना बड़ा मुश्किल था। तो धम्म ये माना जा सकता है कि अशोक ने एक ऐसी विचारधारा को प्रचारित करा जिससे कि लोग एक सूत्र में बंध सके। तो ये उसकी काफी अच्छी और समझदारी भरी बात ऐतिहासिक रूप से मानी जाती है। तो ये इसके प्रशासन की हम चर्चा कर रहे हैं। और आखिरी चीज जो हमें ये देखनी है वो ये देखनी है कि ये एम्पायर या ये साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। देखिए, जब हम औपनिवेशिक शासन के अधीन थे, अंग्रेज हमारे पर राज कर रहे थे, तो एक इतना बड़ा साम्राज्य हमारे यहाँ रहा, इतना महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा, इसको देख करके बहुत सारे राष्ट्रवादी इतिहासकार भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। और बहुत सारे जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने भी इस चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करा कि ये बहुत ही एक बड़ा साम्राज्य भारतवर्ष में, हमने उसके बारे में, उसके उसके जो स्रोत हैं उनको हम पढ़ पाए हैं। और साथ ही सही बात ये भी है कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाना और उसमें सही में विशेष है, और अशोक के अभिलेख अपने आप में एक बहुत ज्ञानवर्धक बातें करते हैं।
साथ ही अशोक एक ऐसा राजा था जो जिसने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध की नीति को त्याग दिया, विश्व शांति का संदेश दिया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में इतिहास में इसको दर्ज किया गया। लेकिन इतिहासकार ये भी कहते हैं कि कुछ प्रश्न इसमें उठते हैं। ये साम्राज्य बहुत लंबे समय तक नहीं चला, ये सिर्फ 150 वर्ष तक ही चल पाया, फिर इसका पतन हो गया। उसके बाद दूसरी बात ये कि ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ नहीं था। कुछ क्षेत्र थे जो इसके नियंत्रण में नहीं आ सके। तो ये बातों को भी, ये दो चुनौतियां जो हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जो इसकी महानता को चुनौती देती हैं। और उसके बाद अब धीरे धीरे जब ये इसका पतन होने लगा, ये कमजोर पड़ने लगा, तो बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य का उदय होने लगा। और द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक हम ये देखते हैं कि बहुत सारे नए राज्य और बहुत सारे नए रजवाड़े इस समय भारतवर्ष में उभर करके आ रहे हैं।